हेलो यंग माइंड्स, वेलकम टू द चैनल हर्ष जैन। और आज हम वन शॉट रिवीजन एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में करेंगे। क्लास 12 ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक के फर्स्ट चैप्टर टर्म 2 का सेकेंडरी एक्टिविटीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती है। एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड होती है मैन्युफैक्चरिंग से। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन से। सेकेंड, these activities add value to the raw materials or natural resources by transforming them. ये डेफिनेशन है सेकेंडरी एक्टिविटीज की। 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज, वो किससे रिलेटेड होती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू व्हाट। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज व्हिच ऐड वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू फिनिश्ड गुड्स, and these activities are related to manufacturing, processing and construction activities. Now we'll start with the first manufacturing. Friends, मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करता है। बिल्कुल हैंड आउट फॉर्म में लिखूंगा मैं, ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स with the application of power, with the application of power। ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन होता है मेड बाय हैंड्स, बट आज के जमाने में हम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझते हैं मेड बाय मशीन्स। मैन्युफैक्चरिंग को हम कॉन्सेप्चुअली एक टर्म इंडस्ट्री के साथ देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी वो इंडस्ट्रीज है जो गुड्स एंड प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। ऐसा इसलिए दोस्तों, इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ वह नहीं कि आप वहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को। इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, अकाउंट बुक्स मेंटेन करती है और एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह सेटअप हो किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड है मैकेनाइजेशन। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। फोर्थ है वास्ट कैपिटल। फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। एंड लास्ट है अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है
कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वहां पर बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन होता है, एक ही तरह के गुड्स का बहुत बड़ी लेवल पर मास प्रोडक्शन होता है। इसके लिए स्पेशल टाइप की लेबर यूज होती है, साथ ही लार्ज क्वांटिटीज में स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, और हर प्रोसेस में एक ही काम, एक ही टास्क को परफॉर्म किया जाता है, स्पेशल टास्क को परफॉर्म किया जाता है, स्पेशल लेबर फोर्स उसके लिए अपॉइंट की जाती है। ये होता है स्पेशलाइजेशन स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देन मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब है यूज ऑफ मशीनरी एंड अदर गैजेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन वो मैकेनाइजेशन की नई टेक्निक है, बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज है। देन कम्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस फील्ड्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इसके वजह से ही हम क्वालिटी कंट्रोल करना, वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी को एलिमिनेट करना और पोल्यूशन से कैसे लड़ा जाए उसकी हमें स्टेप्स और टेक्निक्स मिलती है। देन कम्स वॉस्ट कैपिटल। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मेन फीचर है लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफिकेशन। आज जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वहां पर एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होती है, स्पेशलाइजेशन डिवीजन होता है लेबर का फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स विद लेस एफर्ट्स एंड लो कॉस्ट। उसके बाद हमने यहाँ देख लिया वास्ट कैपिटल फॉर्मेशन। उसके साथ ही इसमें एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, साथ ही एक एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है। यहाँ पर हमें जैसे अगर हम लेवल 1 से स्टार्ट करें, सीईओ देन मैनेजिंग डायरेक्टर, तो एक हायरार्कियल एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है। अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक फैक्टर ये भी है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड में सिर्फ 10% एरिया पर ही लार्ज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेटअप है। इसी कारण जो वो एरियाज है वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कुछ बहुत ज्यादा पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है। ये एरिया इन कंपेयर टू अदर एरियाज लाइक जहां पर एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उससे कहीं ज्यादा एरिया स्मॉल है, फिर भी कहीं ज्यादा डेवलप्ड है इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकली। अब हम देखते हैं वो फैक्टर्स जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एक्सेस टू मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहां पर हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहां पर मार्केट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट ही वो जगह है जहां पर जो चीज प्रोड्यूस की जा रही है उसकी डिमांड बनेगी और वहां पर उसको सप्लाई किया जाएगा इन अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। जितना ज्यादा मार्केट क्लोज होगा उतनी ही ज्यादा वहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्कोप रहेगा, स्कोप बढ़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं डेवलप्ड रीजन्स ऑफ वर्ल्ड लाइक यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कंट्रीज डेवलप्ड है, लोगों की परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसी कारण वहां पर जो इंडस्ट्रीज है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर इंडस्ट्री जहां पर सेटअप है अगर उसको रॉ मटेरियल्स का एक्सेस नहीं होगा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा प्रोडक्शन का। इससे जो मेन प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और इससे सप्लाई डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल लोकेशन को। थर्ड, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अगर हमने इंडस्ट्री सेटअप कर ली पर वहां पर काम करने वाले मजदूर लेबर ही नहीं है तो इंडस्ट्री का वहां सेटअप करने का कोई मतलब ही नहीं है। देन कम्स एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक बहुत जरूरी नीड है। अगर हम कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो हमें सोर्स ऑफ पावर सबसे पहले चाहिए। देन कम्स एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इजी ट्रांसपोर्ट और इजी कम्युनिकेशन ही फैसिलिटेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को। ट्रेड को कम्युनिकेशन से ही इंक्रीज किया जा सकता है।
देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर कहीं पर भी इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है तो सबसे पहले ये देखा जाता है वहां की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो क्या बेनिफिट्स दे रही है वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने के, या फिर क्या वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए फॉलो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट द्वारा जो बनाए गए हैं। एक लास्ट है लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है दोस्तों। अगर हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको किसी और इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, या हम रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, तो हमें वहां से अच्छा लिंक बिठाना होगा। इसको हम एग्लोमरेशन इकोनॉमीज भी कहते हैं, यानी वो इंडस्ट्री जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है फॉर देयर रॉ मटेरियल और समथिंग फॉर द ग्रेटर प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये थे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। मेजरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, देन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, then on the basis of output or product, then last on the basis of raw material। एक इंडस्ट्री और होती है दोस्तों फुटलूज इंडस्ट्री। इसके बारे में बता देता हूं मैं। फुटलूज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कहीं पर भी सेटअप की जा सकती है, जिसके रॉ मटेरियल्स बहुत बेसिक होते हैं, कहीं पर भी इजीली अवेलेबल होते हैं, कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं होता, जिनके कंपोनेंट पार्ट्स कहीं पर भी आसानी से मिल जाते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है, स्मॉल लेबर फोर्स यूज की जाती है, नॉन पॉल्यूटिंग होती है। और इन पर जो हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये थी फुटलूज इंडस्ट्रीज। अब हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3, दैट इज large scale, then comes small scale, and then comes cottage. On the basis of ownership, the industries are classified as 3. First is public sector, second is private sector, and the third one is joint sector. On the basis of output and product, industries are classified as 2. That is, one is basic industry, second is consumer industry. On the basis of raw materials, industries are classified as 5. First is agro-based, second is mineral-based, third is chemical-based, fourth is forest based, and the last one is animal based. अब हम सबके एग्जांपल्स को जान लेते हैं, सबकी स्पेसिफिकेशंस को जान लेते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है ये वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पर कैरेक्टराइज जो करता है नंबर ऑफ सपोर्टिंग फैक्टर्स, लाइक लार्ज मार्केट हुआ, वेरियस रॉ मटेरियल्स हुए, एनॉर्मस यूज ऑफ
एनर्जी रिसोर्सेज हुआ, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स हुए, एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन हुआ और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। इन सब चीजों को जो फैक्टर्स लेकर चलता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इस तरह की इंडस्ट्रीज नॉर्मली में डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, यूरोप एक्सेट्रा में देखने को मिलेगी। और ये यूनिट्स यहाँ पर लास्ट 200 इयर्स से काम कर रही है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बेसिकली वर्ल्ड में दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एज ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड हाईटेक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। वन इज ट्रेडिशनल, सेकंड वन इज हाईटेक यानी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्रीज में क्लस्टर्ड है, वहीं जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है वो लेस डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज में पाई जाती है एट प्रेजेंट। देन कम्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जहां पर लोकल रॉ मटेरियल का यूज होता है, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स होती है, सेमी स्किल्ड लेबर होती है और प्रोडक्शन नॉर्मली किसी वर्कशॉप या घर पर किया जा सकता है। कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील एक्सेट्रा, यहाँ पर लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हमें मिलती है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है लोगों को। देन कम्स कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, इसको हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। ये इंडस्ट्रीज वो है जो कोई भी अपने घर पर सेटअप कर सकता है विद सबसे सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल एवरीडे टूल्स से यूज कर सकता है, एवरीडे प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोकल मार्केट में या फिर सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज किए जाते हैं। लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस होती है। जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो भी नॉर्मली हैंडमेड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टफ्स लाइक फैब्रिक, मैट्स, कंटेनर्स, टूल्स, फर्नीचर, शूज, फिगराइंस ऑफ लाइक स्टैच्यू, वुडलॉट, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइक हमने देखा होगा बैम्बू बास्केट्स जो बनती हैं वो भी हाउस होल्ड कॉटेज इंडस्ट्री का ही पार्ट है। इनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत कम होती है, वहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जहां मेन अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है, वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। देन कम्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैनेज एंड ओन की जाती है, वो होती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज यूजुअली प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर्स जब जॉइंटली मैनेज करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं किसी इंडस्ट्री को, वो होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज दो पार्ट्स में क्लासिफाई की गई है, बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर को हम नॉन बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। बेसिक इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करती है वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री। अगर हम कंज्यूमर गुड्स या नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज पे आते हैं तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो डायरेक्ट रेडी टू यूज कंज्यूमर्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल सोप मेकिंग इंडस्ट्री और ब्रेड मेकिंग, बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। Now comes on the basis of raw materials. On the basis of raw materials, industries 5 types में classified है। Agro based industries, agro based industries वो industries होती है जो अपना raw material agriculture से obtain करती है। For example, food processing हुआ, juices हुआ, beverages हुआ, spice and cotton textile हुआ, etc. Then mineral based industries, ये वो industries होती है जो अपना raw material minerals like ferrous minerals, iron, steel, etc. Non-ferrous minerals like jewelry, copper, aluminium industries, etc. Non-metallic minerals like cement and pottery industries इसमें included रहती है। Then आती है chemical based industries, वो industries जहां पर raw material natural chemicals या artificial chemicals से use होता है, like petrochemical industry, salt making industry, sulfur potash industry, synthetic fiber making industry एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज। ये सब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है जो किसी ना किसी केमिकल पर डिपेंडेंट होती है रॉ मटेरियल। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं
जो फॉरेस्ट को एज ए रॉ मटेरियल यानी फॉरेस्ट और उसके प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री, बैम्बू ग्रास लैक इंडस्ट्री एक्सेट्रा, रबर इंडस्ट्री, ये सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। देन एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल्स को एनिमल्स से ऑब्टेन करती है। फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आइवरी इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज on the basis of size, on the basis of ownership, on the basis of output and product, and on the basis of raw material. Now हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम आते हैं ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स पर। तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स जो होते हैं वो नॉर्मली हैवी इंडस्ट्रीज रीजन्स होते हैं, जो किसी भी कोल मेजरली जो कोल फील्ड्स थे उनके पास सेटअप होते थे ताकि उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। पावर सोर्स है कोल एक, जो इसीलिए वो नॉर्मली कोल फील्ड्स के आसपास होते थे। ये इंडस्ट्रीज बेसिकली इंगेज होती थी स्मेल्टिंग ऑफ हैवी मेटल्स में, इंजीनियरिंग में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में या टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। ये जो इंडस्ट्रीज है इनको स्मोक स्टिक इंडस्ट्रीज भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मोक एमिट करती है, पोल्यूशन का मेजर कॉज है, कारण है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या कैरेक्टराइज कैसे किया जाएगा, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन है। सबसे पहली बात वह हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कहीं सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। सेकंड, वहां पर इंडस्ट्रियल इन रीजन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई होती है, क्वालिटी ऑफ हाउसिंग एंड पुअर सर्विसेज इंफीरियर होती है। अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट, इसका मतलब पॉल्यूशन, गार्बेज पाइल्स, हीप्स एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा अगली एनवायरनमेंट होता है। प्रॉब्लम्स होती है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की, कोई किसी कारण सेमी स्किल्स या स्किल्स ना होने कारण, इलिटरेट होने कारण अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, ruined लैंड एरियाज ड्यू टू सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका मेन एक एग्जांपल है रूट कोलफील्ड, जिसे हम एक बार देख लेते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, फर्स्ट पॉइंट है इसका मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है कहां का, यूरोप का। देन कोल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इसकी बेसिस फॉर्म करती है। देन 80% जो है जर्मनी का स्टील प्रोडक्शन यहां से होता था। अब बट ड्यू टू ट्रेडिशनल मेथड्स और वहां का जो कोल फील्ड्स है उनके कोल जो डिपॉजिट्स है उनके खत्म हो जाने के कारण ये बहुत ज्यादा पिछड़ गई, बहुत ज्यादा अंडरडेवलप्ड हो गई, डिमिनिश होती जा रही है। इसीलिए इस इंडस्ट्री को अब जहां पर ये पहले कोल एंड स्टील के लिए फेमस थी, अब यहां पर न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक कार असेंबली, न्यू केमिकल प्लांट्स, यूनिवर्सिटीज, ये सब देखने को मिलेगी न्यू रूरल स्केप में। यानी अब ड्यू टू the coal deposits have exhausted, the region has experienced so much deterioration, and now in spite of coal and steel industries it has shifted towards open car assembly, new chemical plants, universities etc. अब हम देखते हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज जो है, हाईटेक इंडस्ट्रीज बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का उल्टा है। हाईटेक इंडस्ट्रीज आज हमें नॉर्मली देखने को मिलेगी डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। इनको हम हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। इस इंडस्ट्रीज का
जो मेन काम है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पर जो वर्कर्स होते हैं बहुत ज्यादा हाईली प्रोफेशनल होते हैं, हाईली प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनको व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, ये व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं। देन टोटल वर्कफोर्स जो है उसका एक बहुत लार्ज शेयर एक्चुअल में लेते हैं। यहां पर जब कहने का मतलब है जो टोटल पॉपुलेशन में शेयर है दैट इज लेस देन अदर वर्कर्स, यानी ब्लू कॉलर वर्कर्स, the workers who are engaged in primary and other secondary activities like manufacturing and all, उनसे इनका शेयर कम है, शेयर है, बट जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो इनसे कहीं ज्यादा है। मींस पॉपुलेशन शेयर कम है, फिर भी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो उनसे कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज, सीएडी डिजाइन, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्रीज रीजनली कंसंट्रेटेड होती है, सेल्फ सस्टेन्ड होती है और हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। उन्हें हम कहते हैं टेक्नोपोलीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये टेक्नोपोलीज। जो इंडस्ट्रीज हाईली रीजनली कंसंट्रेटेड है, सेकंड सेल्फ सस्टेन्ड है और हाईली स्पेशलाइज्ड है, इन्हें हम बोलते हैं टेक्नोपोलीज। इंपॉर्टेंट है टेक्नोपोलीज, 2 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट आर टेक्नोपोलीज। तो टेक्नोपोलीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर high-tech industries which are regionally concentrated, self-sustained and highly specialized. For example, हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और इंडिया में टेक्नोपॉली का एक एग्जाम्पल है बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद एक्सेट्रा। अब हम वर्ल्ड की नोटेबल इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, एक किसी भी इकोनॉमी के लिए जो बेसिस प्रोवाइड करती है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। हैवी इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है बहुत बल्कि होता है। और इंटीग्रेटेड कहते हैं क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स इसके अंदर एक साथ काम करती है। इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जो मेजर जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, जो प्रोडक्शन आयरन स्टील का वो आता है यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इन सब कंट्रीज से, और इंक्लूडिंग जापान, चाइना, इंडिया। तो हम कंटिनेंट वाइज देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अपैलेशियन रीजन में, नॉर्थ अपैलेशियन रीजन हुआ, ग्रेट लेक्स रीजन, ये वो रीजन है जहां से मेजर आयरन स्टील प्रोडक्शन आता है, जहां मेजर इंडस्ट्री सेटअप है। अटलांटिक कोस्ट, अल्बामा,
पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को यूएसए का रस्ट बाउल कहा जाता है, क्योंकि अब जितना प्रोडक्शन यहाँ पहले हुआ करता था, अब उतना प्रोडक्शन वहां पर नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है। यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, रशिया एक्सेट्रा। एशिया में जापान, इसके मेन सेंटर्स हैं नागासाकी, देन चाइना, संघाई, वुहान, इंडिया। इंडिया में बहुत सारे हैं, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं इंडिया में आयरन स्टील प्लांट्स। ये था आयरन स्टील प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो देख लेते हैं। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उसको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में कॉटन चाहिए होता है एज रॉ मटेरियल। इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट accounts of world's half raw cotton production. Then comes UK, Japan, Northwest European countries. These are the major countries which imports yarn from these countries for cotton textile production. उसके बाद यूरोप जो है वो वर्ल्ड के टोटल कॉटन इंपोर्ट्स का हाफ यानी 50% अकाउंट करता है। आज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू चेंजेस इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन है कॉटन का सिंथेटिक फाइबर्स के साथ, साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ। इन सब कारणों से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज से शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली लेबर कॉस्ट बहुत कम होती है और प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है वो कम लगती है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के 3 सब सेक्टर्स होते हैं, हैंडलूम सेक्टर, पावरलूम सेक्टर एंड मिल्स। हैंडलूम सेक्टर्स वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो लेबर इंटेंसिव होती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है सेमी स्किल्ड वर्कर्स को, जहां कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये काम करते हैं स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग का फैब्रिक्स को। देन कम्स पावरलूम सेक्टर। पावरलूम सेक्टर लेस लेबर इंटेंसिव है क्योंकि यहाँ मशीनरी का यूज किया जाता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है और गुड क्वालिटी रॉ कॉटन को प्रोड्यूस ये यूज करता है, गुड क्वालिटी रॉ कॉटन। देन कम मिल्स। मिल्स हाईली कैपिटल इंटेंसिव कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है जो एक फाइन कॉटन क्लॉथ को बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस करता है। ये था दोस्तों हमारा चैप्टर। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।